हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे एक नई बुक जिसका नाम ये नहीं है, ये पहला खंड है उसका, उसके बारे में लिखा हुआ है। बेसिकली जो बुक है उसका नाम है विकेंद्रीकरण और स्थानीय शासन। ठीक है, इसका जो सब्जेक्ट कोड है वो आपको पता ही होगा। इसको हम MPA और 016 करते हैं। ठीक है, बेसिकली कभी आप इसको सोशोलॉजी में पढ़ते हो। अगर आप सोशोलॉजी आपने चूज़ किया है तो आप पढ़ोगे MA के अंदर, लेकिन कभी कभी ये आपको पॉलिटी में भी पढ़ने को मिलता है। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान जो है उसमें भी आपको ये सेम सब्जेक्ट जो है आपको देखने को मिलेगा। दोनों के अंदर सोशोलॉजी में भी है, पॉलिटी में भी है। ये बेसिकली हमारा जो एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको समझने में ये हमारी हेल्प करता है। क्या स्ट्रक्चर है, कौन सी हम संरचना की बात कर रहे हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम बात करते हैं टॉपिक की, जो कि आपका पहला टॉपिक शुरू होता है यहाँ से। पहला यूनिट है, ठीक है, चैप्टर है पहला, जिसको हम कह रहे हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो हमारा जो टॉपिक है वो यही है। ठीक है, हमें समझना है इसके अंदर कि ये व्हाट, ठीक है, सब्जेक्ट जो आता है, जो एक शब्द आता है आपके दिमाग में कि ये क्या है। ठीक है, इसको समझेंगे, इसकी संकल्पना। ठीक है, व्हाट मतलब संकल्पना क्या है, इसका विकास कैसे होता है, और जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है। ये कुछ टॉपिक्स है, इनके बारे में हम बात करेंगे तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात समझनी होती है हमें, बाकी कुछ नहीं करना। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसकी संकल्पना से कि भाई ये होता क्या है। सबसे पहले आप ये समझ लो कि जो हम बात करते हैं लोकतंत्र की, तो इसको हम इंग्लिश में तो हम डेमोक्रेटिक कहते हैं। ठीक है, लोकतंत्र को डेमोक्रेटिक, और जो ये विकेंद्रीकरण है इसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, गलत हो सकती है, कोई दिक्कत, कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है स्पेलिंग सही है नहीं है, मुझे आपको अभी समझाना है। मेन तो बात ये है। तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसका मतलब समझ लो अब आप कि ये होता क्या है। ठीक है, ये होता क्या है, बेसिकली इसको हम एक एग्जांपल के रूप में समझते हैं कि भाई पावर्स को डिवाइड कर देना। ठीक है, किसी एक व्यक्ति के पास जो पावर्स हैं उसको अलग अलग लोगों में बांट देना। जैसे कि घर में शादी नहीं होती, जब हमारे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं शादी का, कि भाई जब घर में शादी होती है तो शादी में जो फादर होता है, ठीक है, वो मेन व्यक्ति होता है। ठीक है, फादर, पापा के पास सारे पैसे होते हैं, या फिर मम्मी के पास होंगे। ठीक है, या दो व्यक्ति होते हैं जिनके पास घर के सारे जो है फैसले लेने वाले होते हैं। ठीक है, मदर होती है या फिर फादर होते हैं, दोनों साथ में लेते हैं। ठीक है, हमारी फैमिली में सभी जो है मिलजुल के फैसला करते हैं कि भाई क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अब शादी जब होती है तो सबको हम जो है काम सौंपते हैं कि भाई जो घर में जो बड़ा बेटा है, ठीक है, ये हो गया हमारा बड़ा बेटा, इसके पास, इसको हमने कुछ पावर्स दे दी, यानी कि और उसे एक्स्ट्रा पावर दे दी, यानी कि 40% पावर इसके पास है। पावर से यहाँ पे मतलब है कि इसको काम हमने इतने दे दिए, 40%। सबसे ज़्यादा जो काम है वो इसी के पास है। ठीक है, अब एक घर में होता है छोटा बेटा, ठीक है, छोटा वाला है, उसके उसके पास कुछ कम पावर्स है, यानी कि घर घर का जो काम होता है वो वाला काम वो करेगा, घर का काम जो होता है। तो आप मान के चलिए कि 10% पावर्स तो उसके पास भी है। ठीक है, यानी कि काम जो है, पावर्स मतलब यहाँ पे काम से मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई क्या होता है। अब हमारे घर में और भी लोग होते हैं, हमारे जो चाचा ताऊ होते हैं। तो ये हमारे जो चाचा जी हैं, इनके पास, अब इनके पास घर की जो पूरी भागदौड़ है उसका 20% काम इनको भी दिया गया है कि आप इतना काम करिए। ठीक है, और बाकी जो रिश्तेदार होते हैं उनको हम थोड़ा बहुत काम जो है सौंपते रहते हैं कि आप ज़रा ये कर लीजिए। ठीक है, आप हलवाई को देख लो ज़रा बैठ के, ज़रा क्या कर रहा है ये। ठीक है, काम कर भी रहे। टेंट वाले को आप देखिए, ठीक है, फूफा जी आते हैं तो वो टेंट वाले में लगा देते हैं हम उनको। ठीक है, तो ये जो है एक तरीका होता है शादियों में काम बांटने का। तो ये क्या है, ये डिवाइड है, हमने काम को बांट दिया ताकि क्या है कि इससे हमारा जो काम है वो हो जाए आसानी से और दिक्कत भी ना हो। ठीक है, ऐसे ही एक ऑफिस में भी हो सकता है, जैसे कि भाई ये एक बहुत बड़ा ऑफिस है, ऑफिस या फिर फैक्ट्री आप मान लीजिए इसको। ठीक है, अब यहाँ पे जो बॉस है,
अब बॉस तो है, उसके पास पूरी 100% पावर होती है, ठीक है, किसी भी ऑफिस की, क्योंकि पूरा मालिक तो वही है ना। अब बॉस ने क्या किया कि भाई अपनी पावर्स में से कुछ परसेंट, ठीक है, ये लगभग 40% जो पावर है वो दे दिया अपना मैनेजर को, ठीक है, मैनेजर जो है उसको दे दिया, और कुछ पावर्स जो है एचआर को दे दिए कि भाई तू हायर करियो, ठीक है, यानी कि 20% पावर उसको, उसने इसको दे दी, और बाकी के जो और वर्कर्स है इनको कुछ पावर्स दे दी। तो ये क्या है, डिवाइड कर दिया है पावर्स को। तो ये भी है, इसको भी हम पावर्स कह सकते हैं कि भाई डिवाइड करना पावर्स को। इसको हमने बोला लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ठीक है। अब इसका हम रियल मतलब समझते हैं, वैसे ये भी मतलब है, लेकिन इसके अलावा भी इसके अंदर और भी चीज़ें हैं, ठीक है। अब हम इसको समझेंगे। कह रहे हैं कि जो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है, बेसिकली इसको हम क्या करते हैं, सुधार करने के लिए और जो कुछ परिवर्तन होते हैं उनको लाने के लिए हम इन मॉडल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। किसी भी देश में कोई भी कंट्री है, ठीक है, किसी भी कंट्री को अगर हमें विकसित करना है, ठीक है, सक्सेसफुल बनाना है, तो हमें उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी होगी, ठीक है, और कुछ चेंजेस करने होंगे जिससे कि वो जो कंट्री है, ठीक है, एक पावरफुल कंट्री बन सके। पावरफुल इन द सेंस कि अपने लिए वो कुछ कर पाए, ठीक है, देश जो है। इसमें क्या होता है, इससे इससे क्या फ़ायदा होता है कि जब हम पावर को बांट देते हैं, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन कर देते हैं जब पावर का, तो जो पावर होती है वो एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होगी, ठीक है। अगर एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होगी पावर सारी, तो वो जो पावर है वो तानाशाही में नहीं बदलेगी, ठीक है। जैसे कि चाइना का जो प्रधानमंत्री है, ठीक है, जो भी नाम है उसका अजीब सा, प्राइम मिनिस्टर जो है चाइना का, उसके पास पूरी 100% पावर है उस देश की। कोई भी जो काम होता है, एक तरीके से आप उसको तानाशाह कह सकते हैं, ठीक है, तानाशाह है वो, जो मन करता है वो करता है वो, ठीक है। तो ये क्या है, अगर एक पावर यानी कि सारी पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में होगी तो वो कन्वर्ट हो जाएगा तानाशाह में। अगर डिसेंट्रलाइजेशन होता है, ठीक है, अगर विकेंद्रीकरण होता है, तो उससे क्या फ़ायदा होता है, ये लिखे हुए हैं मैंने कि भाई पारदर्शिता बढ़ती है, यानी कि ट्रांसपेरेंसी जो है वो बढ़ जाती है। आप पूछ सकते हो, ठीक है, गवर्नमेंट से जाके कि भाई ये क्या कर रहे हो आप लोग, ठीक है। जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, आरटीआई है, तो वो पारदर्शिता है, पारदर्शिता है, बढ़ जाती है हमारी, क्योंकि गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं कि क्या काम कर रहे हो। अगर कोई एक व्यक्ति के पास पावर होगी तो हम नहीं पूछ पाएंगे उससे भाई, ठीक है। उसके अलावा संवेदनशीलता, यानी कि रिस्पॉन्सिवनेस जो होती है वो बढ़ जाती है किसी कोई भी व्यक्ति, क्योंकि देखो हमारे भारत में एग्जाम्पल लेते हैं, भारत का, ठीक है। इंडिया का एग्जाम्पल में क्या होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है, सिर्फ वही अकेला व्यक्ति नहीं है, प्राइम मिनिस्टर के बाद भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पावर्स है। प्राइम मिनिस्टर उनकी परमिशन के बिना काम नहीं कर सकता कोई भी। जैसे कि मंत्री परिषद है, ठीक है, मंत्री परिषद समझ लीजिए आप, और भी जो लोग होते हैं विपक्ष पे, उनकी बिना राय के नहीं कर सकता, ठीक है। उसके अलावा राष्ट्रपति, इंग्लिश में प्रेसिडेंट बोलते हैं, ठीक है, और भी लोग होते हैं, ठीक है। हमारे जो गवर्नमेंट है उसमें बहुत सारे लोग हैं, उनका अलग अलग काम है। तो ये क्या है, हमारा जो एक रिस्पॉन्सिवनेस है ये बढ़ जाती है इन लोगों की वजह से, ठीक है। जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्रधानमंत्री से पूछ सकता है कोई भी सवाल, ठीक है, काम के संबंधित, कि भाई ऐसा क्यों नहीं हुआ, इस तरीके से सवाल पूछने का अधिकार है। और जो भी काम हो रहा है नहीं हो रहा है उसके उसको जानने का अधिकार है राष्ट्रपति के पास। तो बहुत सारे अधिकार उनके पास भी है, ठीक है। तो ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, रिस्पॉन्सिवनेस जो होता है उसको बढ़ाता है। अगर विकेंद्रीकरण नहीं होगा, ठीक है, पावर्स अगर सबके पास नहीं होगी तो कोई पूछ नहीं पाएगा, ठीक है, उस व्यक्ति से। उसके अलावा जवाबदेही बढ़ जाती है, ठीक है, जवाब देना पड़ता है गवर्नमेंट को, है ना। प्रधानमंत्री जो है उसको जवाब देना पड़ता है संसद के अंदर कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। सवाल पूछते हैं जो विपक्ष होता है उससे, जो स्पीकर्स होते हैं वो सवाल पूछते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये ज़रूरी होता है, ठीक है। लोकतांत्रिक देश में डिसेंट्रलाइजेशन ज़रूरी होता है। उसके बाद और आता है टॉपिक, यहाँ पे बहुत टॉपिक्स हैं आज, ठीक है। तो चैप्टर इतना बड़ा नहीं है, पर
डीप चैप्टर है थोड़ा सा, ठीक है, तो समझने में टाइम लग सकता है। हम समझते हैं संकल्पना को कि भाई ये होता क्या है, व्हाट, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया कि लोकतंत्र क्या होता है, ठीक है, इंग्लिश में डेमोक्रेटिक कहते हैं। इसमें बेसिकली इसका नेचर को बताता है ये कि भाई जो लोकतंत्र है बेसिकली लोगों का शासन होता है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की, तो उसका मतलब लिखा हुआ है योजना का निर्माण करना, ठीक है, निर्णय करना या प्रशासनिक अधिकारों को केंद्रीय सरकार से उसके क्षेत्र संगठनों, स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों और स्वायत्त सेमी ऑटोनोमस संगठनों, स्थानीय सरकारों, गैर सरकारी संगठनों का हस्तांतरित करना। तो बेसिकली यही जो है बात क्या कर रहा है कि भाई जो पावर्स है उसको डिवाइड कर देना, ठीक है, डिवाइड यानी कि एक अलग अलग लोगों में विभाजित कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे दो शब्द देखने को मिलेंगे आपको। एक तो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, जिसको हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। एक होता है प्रशासनिक विकेंद्रीकरण। अब इनमें मतलब समझो, अभी हमने बात की इसके बारे में, ठीक है, विकेंद्रीकरण के बारे में, जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होता है। इस पे क्या होता है, जब हम डिवाइड कर रहे होते हैं पावर्स को, तो हम जो पावर डिवाइड कर रहे होते हैं वो कर रहे होते हैं एक अधिकार के रूप में, ठीक है। जैसे कि हमारा संविधान है, संविधान में जो लिखा हुआ है, जैसे कि हमारे फंडामेंटल जो राइट्स है, ठीक है, फंडामेंटल जो राइट्स है, हमारे मूल अधिकार जो है, वो हमारे अधिकार है, ठीक है, उन्हें हमसे कोई छीन नहीं सकता। अगर कोई छीनता है तो उसके लिए न्यायालय बैठा हुआ है, वो देखेगा उस सब चीज़ों को, ठीक है, रिट जारी करेगा जो भी है। लेकिन प्रशासनिक जब विकेंद्रीकरण की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमें जो पावर्स मिलती है वो हमारा अधिकार नहीं होता, अधिकार जो है वो नहीं होता है। वो पावर जो मिल रही होती है हमें, हमारे अधिकार के रूप में नहीं मिल रही। वो पावर जो हमें मिल रही है वो हमें मिल रही है एक दया के रूप में, ठीक है, एक प्रसाद के रूप में। एग्जाम्पल के लिए, एक आपका जो बॉस है, ठीक है, आपका जो बॉस है, अगर आपको आपको वो मैनेजर बनाएगा, तो वो कैसे बनाएगा, जब आप उसकी चापलूसी करोगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जब उसका मन करेगा वो हटा देगा आपको, ठीक है, कि भाई आज से आप काम नहीं करोगे, या फिर आपकी जो एक पोजीशन है उसको कम कर देगा, हटा देगा आपको, भाई आप आज से मैनेजर नहीं हो, ठीक है, ये बनेगा दूसरा वाला, क्योंकि ये मेरी ज़्यादा चापलूसी करता है इस वजह से। तो ये क्या है, ये जो बॉस आपको ताकत देगा, ठीक है, वो छीन भी लेगा, उसको हम अधिकार नहीं कह सकते। वो क्या है, एक तरीके से कुछ समय के लिए उसका मन करा तो आपको दे दिया, जब उसका मन करा तो आपसे छीन लिया वो पावर। तो इसको हम कहते हैं प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, ठीक है। दो शब्द है यहाँ पे अलग अलग, इसको समझना हमारा कर्तव्य है। उसके बाद आता है हमारा एक कि भाई ये विकास कैसे हुआ इसका, ठीक है, आया कैसे। हम बात तो कर रहे हैं कि ये जो मॉडल है बहुत अच्छा है, पावर्स को डिवाइड करने की बात कर रहे हैं हम, लेकिन आया कैसे। तो यहाँ पे एक छोटी सी कहानी बता रखी है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उस समय क्या है कि एक मॉडल लाया गया जिसको उन्होंने बोला उत्थान केंद्रित मॉडल। इसमें क्या था कि भाई किसी भी देश की तरक्की के लिए ये मॉडल को अपनाया गया था, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि जीडीपी तो सही हो गई, लेकिन इसने जो मेन फ़ायदा दिया वो दिया रिच पीपल को, ठीक है, जो अमीर लोग थे उन लोगों को फ़ायदा दिया। जो वंचित थे, जो गरीब थे, उनको फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। वो जितने वो गरीब थे उससे बहुत ज़्यादा गरीब वो हो गए इस मॉडल को अपनाने की वजह से, ठीक है। अब मॉडल ख़राब है तो कुछ ना कुछ तो बदलना पड़ेगा ना। अब बदलने की वजह से उन्होंने क्या किया कि ये मॉडल को अपनाया जिसको अभी आप पढ़ रहे हो, ठीक है। छोटी सी कहानी मैंने आपको बता दिया कि भाई कैसे कैसे हुआ था। उसके बाद
इसका जो इम्पोर्टेंस है वो कुछ लाइन में मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि ये क्या करता है मॉडल, कि भाई जो अभावग्रस्त होते हैं, अभावग्रस्त मतलब जिनके पास कुछ नहीं होता है, ठीक है, खाना भी नहीं होता, कपड़े भी नहीं होते, रहने के लिए घर भी नहीं होता, उनको अभावग्रस्त कहते हैं। जो गरीब होते हैं, ठीक है, उनको सक्षम बनाने के लिए ये जो मॉडल है ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इतना सा बस आपको समझना है इसके अंदर। अभी मैं आपको इससे इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ कि भाई ये जो मॉडल है ये क्या है, ठीक है। डीप में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, बस इतना काफ़ी है। बाकी आप इसको खुद पढ़ोगे तो और समझ में आएगा, ठीक है। एक बार और आप वीडियो देख सकते हो लाइन टू लाइन समझने के लिए, पर अभी के लिए इतना काफ़ी है। अब आपको ये बताएगा कि भारत में विकेंद्रीकरण कैसे हुआ। तो भारत में अगर हम बात करें, हमने रिजर्वेशंस दिए, ठीक है। रिजर्वेशन तो आपको पता ही होगा कि भाई जो कुछ लोग इससे जो है बुरा मानते हैं कि भाई हमें रिजर्वेशन नहीं मिलता, SC ST जो है इनको ही क्यों मिलता है, OBC को क्यों मिलता है, ठीक है, इनको क्यों मिलता है, बस हमें क्यों नहीं मिलता। क्योंकि हम बात कर रहे थे अभी गरीबों की, रिच जो पीपल है वो सब खा जाते हैं, जो गरीब है उनके लिए कुछ भी नहीं बचता, ठीक है। तो ये हो गया पहला कि भाई भारत में रिजर्वेशन है, ये जो है एक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देता है, ठीक है। पावर्स को डिवाइड करने का मौका मिलता है इससे आपको, है ना, क्योंकि पहले जो सारी पावर्स थी वो ब्राह्मणों के पास थी, है ना। पढ़ने का जो अधिकार था वो इन्हीं के पास था, लेकिन रिजर्वेशन से जो पावर्स है वो SC ST इन लोगों के पास भी कुछ ना कुछ गई होगी, ठीक है। इतनी नहीं जा पाई जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि भाई आपने अमेंडमेंट देखा होगा, संशोधन एक तो हुआ था 73वां संशोधन, ठीक है। इसमें क्या था 73 में, जो हमारे ग्राम पंचायत है इनको बढ़ावा मिला था, ठीक है। ग्राम पंचायत की स्थापना या शुरुआत कह सकते हो, ठीक है। ये वाला मॉडल अपनाया गया जिससे कि जो गांव के जो लोग हैं ये आगे बढ़ के जो लीडरशिप है वो कर सके, ठीक है। इसमें रिजर्वेशन दिया गया कि भाई SC ST जो है इन लोगों को, कि भाई जो महिलाएं हैं, इसमें महिलाएं भी ऐड की गई थी कि भाई जो महिलाएं हैं उनके लिए अलग से सीटें दी जाएंगी, ताकि ये भी आगे बढ़ के जो है अपना प्रतिनिधित्व कर सके, ठीक है। ये 73 में हुआ था। 73 के बाद आया 74, ठीक है, 74 का संशोधन जो कि 1992 में हुआ था। ये दोनों ही सेम डेट पे हुए थे, ठीक है, 72 में, सॉरी 92 में, 74 और 73। इसमें क्या है, ये शहरों में जो आप वोट डालते हो ना, जो अपने जो लीडर चुनते हो, आसपास के जो लोग होते हैं, जो नेता होते हैं, उनको इसके तहत चुनते हैं, ठीक है। जो काउंसलर्स वगैरह होते हैं वो इसमें चुने जाते हैं। तो इसमें भी यही सेम SC ST OBC महिलाओं को रिजर्वेशन देना था, ठीक है। तो ताकि इनका जो प्रतिनिधित्व है वो बढ़ सके, ठीक है, इनकी जो एक स्थिति है वो बढ़ जाए, और जो पावर है, ठीक है, जो केंद्रीकरण है वो इनको भी मिले कुछ ना कुछ, ठीक है, इनको भी कुछ ना कुछ पावर्स मिल पाए। तो ये था इसके अंदर। बाकी चैप्टर ख़त्म होता है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो नया तो आप मुझे बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।